नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल रात खबर आई कि पुणे के जाने-माने व्यवसायी और पुणे में जिनका एक व्हाइट हाउस है, जी हाँ, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का वहाँ पर है, ऐसे ही इस उद्योगपति का व्हाइट हाउस पुणे में है। उनको गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा। अविनाश भोसले और इनके बारे में तमाम तरह की किस्से कहानियां हैं। ये येस बैंक का जो घोटाला हुआ था, उस सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया है। मैं साइट पर जाकर के इनकी वेल्थ के बारे में चेक कर रहा था। 4,000 करोड़ से ज्यादा के आसामी हैं आज की तारीख में। और इनके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। ऑटो रिक्शा चलाते थे शुरू में, उसके बाद ये प्रॉपर्टी के और कॉलोनी डेवलपर के तौर पर जो है इन्वॉल्व हो गई, कुछ पॉलिटिशियन के बहुत नज़दीकी हो गए और देखते-देखते हज़ारों करोड़ के मालिक हो गए। इनकी बेटी की शादी में सलमान खान भी गए हुए हैं, वो चित्र सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएँगे। कई पॉलिटिशियन के साथ इनके फ़ोटोग्राफ हैं, वीडियो हैं। और लवासा जो विकसित की थी शरद पवार ने, उसमें भी इनका योगदान बताया गया है। इन्होंने वो डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसी-ऐसी अब मोटी मछलियां केंद्रीय एजेंसियों के जाल में फंस रही हैं। अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई है ईडी की। उनसे पूछताछ भी हुई है। आप जानते हैं कि नवाब मलिक इस समय जेल में हैं, अनिल देशमुख जेल में हैं। यशवंत जाधव के यहाँ 141 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। उनकी बहुत सारी संपत्तियां सील की गई हैं और कई पॉलिटिशियन की संपत्तियां सील की गई हैं। लेकिन हम केवल महाराष्ट्र की बात क्यों करें? आज सुबह खबर आ रही थी कि ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया है कि 31 मई से पहले वो पूछताछ के लिए हाजिर हों। बिहार में हम देख ही रहे हैं, चारा घोटाले में ऑलरेडी 5 मामलों में सजा हो चुकी है लालू यादव को। और अभी भी उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर के। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला के बारे में आज सुबह ही खबर आई है कि उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की और सजा हुई है। भर्ती घोटाले में ऑलरेडी वो 10 साल की सजा काट चुके हैं। ये जो अलग-अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी गंभीर किस्म के आरोप हैं। वहां की एक आईएएस महिला ऑफिसर के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा करने के, भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। ये जो बीमारी हमें दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या है और इसका क्या समाधान हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जो इनसे भी बड़ी-बड़ी मछलियां हैं या मछले हैं, क्या कभी वो शिकंजे में आ पाएंगे? क्या उनकी जो सही जगह है, वो वहां पहुंच पाएंगे? बहुत बड़े सवाल हैं। और इन बड़े सवालों पर आज चर्चा करने के लिए एक बड़े विचारक, चिंतक, मनीषी और बड़े पत्रकार लेखक भाऊ तोरसेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। भाऊ, महाराष्ट्र से खबर आ रही है, अविनाश भोसले सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। अनिल परब के यहाँ छापे पड़े हैं। अगर हम पहले महाराष्ट्र की ही बात कर लें, तो ये इतना ज्यादा भ्रष्टाचार जो है, ये महाराष्ट्र में फैल क्यों रहा है? और आपकी दृष्टि में, चूंकि आपकी तो पूरी पढ़ाई लिखाई अपकमिंग जितना भी है सब महाराष्ट्र में हुआ है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे दर्शकों को, ये चीजें डेवलप कैसे हुई, इनकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं मानता हूँ कि 1970 तक ऐसी बातें, 70-80 तक नहीं थी।
70-80 तक तो राजनीति के ऐसे लोग हमने देखे हैं। मुझे याद है कि 2 एमएलए 77-78 में ऐसे थे कि जिनका बस का टिकट मैंने निकाला है। उनके जेब में बस के टिकट के पैसे नहीं थे। तो आज देखो कि एमएलए क्या, एमएलए का चमचा है, उसकी भी अपनी कार होती है। और होने से कोई ठीक है, इतना बदला है जमाना, तो कुछ तो सुविधाएं बदलिए मान लेते हैं, लेकिन करोड़ों की बातें करते ये अजीब लगता है, बिल्कुल अजीब लगता है। यानी कुछ एमएलए, मुझे दीनानाथ कामत करके थे, शोभनाथ सिंह करके थे, हमारे सांताक्रूज के एमएलए थे। मैंने इनके लिए बस का टिकट तक निकाला है। चाय नाश्ते का खाया हमने कोई होटल में, तो पैसा हमने दिया है। और आज इनकी मीटिंग के लिए लोग आते हैं, उनको चाय का नाश्ता दिया जाता है, ऐसी बसें भेजी जाती है, ये अजीब लगता है। तो फर्क 80 के दशक के बाद फर्क सामने आया। और शायद एक बात हो गई है कि भाई आपके जेब में पैसा नहीं, आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना है, तो चलो राजनीति में चले जाओ। यानी फितरत ऐसी हो गई राजनीति की कि झूठा पैसा कमाना है, करप्शन करना है, उसी के लिए तो राजनीति है, ऐसी एक ये बन गई है, समझ बन गई है। और सब लोग उसी ढंग से काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब जी, ये जी। जो आपने बोला कि अविनाश भोसले, समझो वो रिक्शा चलाते थे, कहा गया तो रिक्शा का लाइसेंस भी मिलने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र चाहिए। आप समझ लो कि जब रिक्शा काम के लिए चलाते थे तो 22-25 की उम्र तक तो उन्होंने रिक्शा चलाई होगी। और 22 की उम्र से अगले 20 साल में ये 4,000 करोड़ के कोई ये बन सकते हैं। और ऐसे ये पहले नहीं है। महाराष्ट्र में मेरे ख्याल में कम से कम 1 दर्जन ऐसे नेता हमको एमएलए वगैरह मिलेंगे कि जो रिक्शा चलाते थे, कोई टपरी चलाते थे और आज करोड़पति बन गए। जो आपने यशवंत यादव का नाम लिया, ये सिर्फ 3 बार मेरा ख्याल है कारपोरेटर बने, नगर सेवक बने, और आज ये करोड़ों की अगर लेन देन कर रहे हैं तो कहां से पैसा आता है। कम से कम ये सोचना जरूरी है लोगों ने कि भैया आपके पास ये पैसा कहां से आता है। फिर वो आईएएस कोई आपने बोला, लालू बोले, ये उस जमाने में कांग्रेस करप्ट मानी जाती थी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले में लालू थे। राजनारायण का चेला माना जाता है उनको, मुलायम सिंह को। और आज यही करोड़पति बन गए हैं, तो अजीब बात है। इसका मतलब ये है कि ये चोरी करने के लिए ही पॉलिटिशियन बने। जी, जी। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, तड़े राखी तो पानी साखी। मतलब ये है कि जो तालाब की रखवाली करता है तो उसमें से थोड़ा पानी तो पिएगा। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि पूरा तालाब पानी निकाल कर खत्म कर देते हैं और उसका कीचड़ भी निकालना शुरू करते हैं बुलडोजर वगैरह लाके। यानी तालाब तो गया ही। महाराष्ट्र में इस डेवलपमेंट के मामले में मेरा ख्याल है पिंपरी चिंचवड़ वो इलाका पुणे का सटा हुआ है, वहां मैंने कहीं सुना था कि एक तालाब ही गायब हो गया है। पूरा तालाब गायब करके उस पर कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया। पुराना 100-150 साल पुराना तालाब गायब हो जाता है। यानी इनकी क्या बोलते हैं हम, प्यास या भूख क्या हो गई है। ये तालाब के तालाब खा रहे, जमीन की जमीन, प्लॉट के प्लॉट खा रहे। पैसा खाना तो पुरानी बात हो गई। आजकल ये प्रॉपर्टी खाना शुरू हो गया है। मुझे दादा धर्माधिकारी जो थे, समाजवादी विचारवंत थे बड़े, उनकी एक किताब थी दादांच्या बोधकथा करके, बढ़िया उन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक सर्कस में कोई शेर था, बाघ था, वो जी, जी। वहां से निकला और भागकर फिर जंगल में आ गया। तो जानवर इकट्ठा हो गए, बोले तू कहाँ गया था, कहाँ से आया। तो बोला यार मैं फंस गया था, एक सर्कस में था और वहां से भागकर वापस आ गया जंगल। बीच में आते आते देखा इंसान अजीब आदमी है। बोला मैंने सुना तो सर्कस में था लोग पैसा खाते पैसा खाते, एक बार मैंने चवन्नी खाने की कोशिश की, मेरा दांत टूट गया। मेरी समझ में नहीं आता ये कितना पैसा कैसे खाते। तो कितनी अजीब बात हो गई है
कि पैसा खाना ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी समझते भी है क्या आसान है? 58 54 की जो छापा होता है, वो तो अब कागज हो गया वो। अब मुझे अजीब इसलिए लगता है कि ये कब होता है, ये हमें समझना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि करप्शन कम होना चाहिए, करप्शन हटाओ, ये आंदोलन वगैरह चलाना पुरानी बात हो गई। मैं तो बोलता हूँ कि करप्शन पे बोलना ही सबसे बड़ा करप्शन हो गया। हमने देखा केजरीवाल ने इतना आंदोलन चलाया और उनके ही जो कोई सत्येंद्र जैन है उन पर आरोप हो गए। जी उनके कोई जी जी। संदीप कुमार नाम के थे, उनको फिर हटाया गया। कल परसों उनका ही पंजाब का नया नया मिनिस्टर है, 2 महीने हुए नहीं उसको हटाया गया। ये करप्शन गिरफ्तार पर किया। बोलकर राजनीति में आए हुए लोग हैं। बाकी हमारे शरद पवार हो, लालू प्रसाद हो, मुलायम, इनको छोड़ो। हम कल परसों जो दुनिया बदलने आए थे, राजनीति बदलने आए थे, उस केजरीवाल की तरफ देखो। उनकी पंजाब में गवर्नमेंट आई और सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना हुआ नहीं है अभी। 10 मार्च को तो चुनाव का रिजल्ट लगे थे, अब 10 जून को 3 महीने हो गए उसको। 2.5 महीने में उनको एक मिनिस्टर करप्शन कर रहा है इसलिए हटाना पड़ रहा है। तो ये बीमारी क्या है समझ लो आप। ये कोरोना से बड़ी डेंजरस बीमारी है और इसका जवाब नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता। इसका भी वैक्सीनेशन है, लेकिन वो वैक्सीनेशन करने की हिम्मत हमें चाहिए, हमें भी चाहिए। देखो हम लोग करप्शन का एक बात होती है, करप्शन की बात क्या होती है, लोग बोलते हैं अरे ये तो बड़ा करप्ट इंसान है। तो हम क्या करते हैं कि कोई किसी दुकान से पकौड़ा चुराता है और लालू प्रसाद पूरा का पूरा रेलवे चुरा लेता है, उसको इक्वल मानते हैं, वो गलत है। उसमें कुछ, ये तो भूख लगी है इसलिए एक पकौड़ा उसने चुराया है, और ये कौन है, ये भरपेट आदमी है फिर भी और लूटना चाहता है। उसमें कुछ फर्क होना चाहिए, हम वो फर्क भूल गए। हम 2 पैसे चोरने वाले को 2 करोड़ चोरने वाले से इक्वल मानते, वहां हमारी गलत हो गई। भाव मैं तो ये देख रहा हूं, लालू यादव पर जो गंभीर किस्म के आरोप हैं, सैकड़ों करोड़ के आरोप हैं, और जो पशुओं के लिए चारे के लिए बजट एलोकेट किया गया था वहां से चुरा चुरा करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 5 मामलों में तो ऑलरेडी सजा हो चुकी है। इसी तरीके से फारूक अब्दुल्ला को जो समन जारी किया गया है उसका भी मैं देख रहा था। ऐसी जमीनें, ऐसी चीजें, प्रॉपर्टी, वो सब ऐसे इन लोगों ने एक तरीके से हड़पी हैं, कानूनों के बीच से रास्ते बना करके। ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में ऑलरेडी 10 साल की सजा काट चुके हैं। उसमें जो चयन हुआ था, जिन 3200 अभ्यर्थियों को चुना गया था एक सही प्रक्रिया से, उस पूरी लिस्ट को इन्होंने उठा करके फाड़ करके फेंक दिया और अपनी पार्टी का कार्यकर्ताओं को उनकी जगह जेबीटी टीचर भर्ती कर लिया। अब आय से अधिक संपत्ति मामले में इनको 4 साल की फिर सजा हुई है। तो केवल महाराष्ट्र की बात है नहीं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए खनन के ठेके ले लेते हैं। जिसमें महिला आईएएस की जिक्र कर रहा हूं, पूजा सिंघल, ये तो आजकल सुर्खियां बनी हुई है। उसके अपने घर से, उसके अपने पति के हॉस्पिटल के यहां से, उसके करीबियों के यहां से सैकड़ों करोड़ का कैश मिल रहा है। ये जो बीमारी है, चलिए आज जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और पकड़ रही हैं ऐसे लोगों को जहां से भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक से तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस, बड़े ट्रांजैक्शंस जब भी होते हैं तो वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट किए जाते हैं और वित्त मंत्रालय की जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, इन एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है। पर ये चीजें भाव देश को भीतर से खोखला किए दे रही हैं। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो, कोई सरकार ना हो, तो इसका तो कोई अंत दिखाई दे ही नहीं रहा है। नहीं देखिए, हमको अगर ये इससे मात देनी है तो हमको उस पर जो दवा है वो सोचनी पड़ेगी। अब मुझे बोलिए कि कोरोना में अमेरिका हार गई, यूरोप हार गया,
उस परिस्थिति में अगर हमारे देश ने उस पर मात करके दिखाई है, जो सबसे गरीब देश है उनमें, तो क्यों दिखाई है? क्योंकि हमारी इच्छा थी। जिस ढंग से मोदी जी ने एक लाइन ले ली कि भाई पहले 50 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया और लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया। देखिए, सरकार ने कुछ किया ऐसा मैं नहीं मानता। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में बोलते हुए एक बात कही थी कि हमको गवर्नमेंट गांधी जी के विचारों से चलानी है। और गांधी जी का विचार क्या था? कोई भी मूवमेंट, अब कोई भी पॉलिसी है, कोई भी योजना है, तो उसकी एक मूवमेंट बना दो, उसका एक आंदोलन बना दो, उसमें उसमें लोगों को सम्मिलित कर लो, तो लोग ही वो सक्सेसफुल करते थे। अब ये घर घर में शौचालय हो, स्वच्छता अभियान हो, ये सब मामले, या उज्ज्वला योजना जो उन्होंने बनाई, तो जिनके पास पैसा है, जिनको सब्सिडी नहीं चाहे वो छोड़े, हमको दे सकते हैं, तो लोगों ने उनको कोऑपरेट किया और कहां तक पहुंच गया देखो। तो अगर हमको भी भ्रष्टाचार हटाना है, तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। जी, जी। हमारी ये मानसिकता है कि भ्रष्टाचार से दूसरा खुद को अलिप्त करे, मैं तो करूंगा। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, जी, चैरिटी जी। बिगिंस एट होम, तो उसकी जरूरत है। अब मैं बोलता हूं दूसरी दवा उसकी ये है कि आपको करप्शन की बीमारी से निकल आना है, तो एक काम करो कि किस लिए करप्शन होता है, पैसा क्यों चाहिए लोगों को? लोगों के पास बंगले है, गाड़ी है, चाकर नौकर है, ये है वो है, बहुत सारी सुविधाएं, ऐशो आराम है। अगर वही नहीं मिलेगा, अब देखिए कल परसों की बात है, अनिल देशमुख और नवाब मलिक, ये हमारे महाराष्ट्र के दो पॉलिटिशियन मंत्री, जेल में बोलते हैं हमको प्राइवेट अस्पताल में जाना है। अरे भैया, क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? आज भी नवाब मलिक मंत्री है और कहते हैं कि मैं सरकारी अस्पताल में नहीं जाऊंगा सर्जरी करने के लिए, मैं प्राइवेट में जाऊंगा। और जो सरकार बोलती कि हम जनता के लिए अच्छी आरोग्य व्यवस्था लाए, अच्छी हेल्थ सिस्टम है, ये जो सरकार बोल रही है, उसका ही एक जेल में बैठा मंत्री कंपलसरी सरकारी सेवा ही लेनी है तो बोलता है नहीं लेनी है मुझे। इसका मतलब ही यह है कि जो सेवा अच्छी कहकर मैं दे रहा हूं, वो बोगस सेवा है, ये मान रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे हम किसी को मंत्री बनाते हैं तो वो पहले से ही झूठा है और हमने उनको मंत्री बनाया है। मैं एक आसान तरीका बताता हूं, बिल्कुल आसान तरीका। जिसको एमएलए बनना है, जिसको पार्षद बनना है, जिसको एमपी बनना है, जिसको मंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री, जो जो चाहिए वो मिलेगा भैया। लेकिन एक बात है, अगर आप मेरठ के विधायक हो तो आप लखनऊ से मेरठ पब्लिक सर्विस जो बस की है उसी से जाओगे। आप और आपकी फैमिली जिला परिषद की जो स्कूल है उसमें ही जाएंगे, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाओगे। ये कंपलसरी करो, किसको किसको बनना है एमएलए में देखता हूं। आज ये सब किस लिए चाहिए? अरे यार, राजे बन गए तो उनसे वो सुविधा हटा लो। जो एमएलए बना, जब तक एमएलए है, ये कोई भी प्राइवेट सर्विस नहीं लेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध है, उसी सेवा में जाना पड़ेगा। ये सख्ती कर दो, और जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उसी क्षण में उसकी जो एमएलए शिप है, वो नगर सेवक है, पार्षद है, वो बाद हो जाएगा। ये रूल कर दो, देखता हूं मैं कितना करप्शन होता है। कोई करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई एमएलए बनने के लिए आगे आएगा ही नहीं। किसी को भी टिकट नहीं चाहिए बोलेगा, तो बोलेगा अरे ओमकार तुम बन जाओ, ओमकार तुम बन जाओ। क्यों? कि वहां जाके पैसा तो खा सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लिख कर देना पड़ेगा कि जिंदगी भर गवर्नमेंट की सर्विस ही लेता रहूंगा,
ये हर चुनाव लड़ने वाले के पास से लिख के ले लो और उस पर वॉच रखो। उसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट आ गई कि अरे ये प्राइवेट अस्पताल में गया था, तो गया, उसकी संपत्ति जब्त होगी। देखते हैं कौन कौन एमएलए बनना चाहता है। तो ये करप्शन रोकने का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है। एमएलए भाव बड़ी एमपी को जो सुविधाएं है वो काट ले लो। 5 करोड़ एक एमएलए को या एमपी को अपने इलाके के कुछ डेवलपमेंट के लिए मिलता है, क्यों भाई? डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट की बात है, आप क्यों करोगे? आप उस पॉलिसी में जाओ जिस पॉलिसी में हर गांव का, हर चुनाव क्षेत्र का विकास होगा। हमने इसका इतना क्या बोलते हैं उसका जटिल बना के रखा है कि एक को पकड़ने को जाओ तो दूसरा छूट जाएगा। ये हमने कर रखा है। वो सिस्टम को बदलना चाहिए, सरकार नहीं बदलनी है, सिस्टम बदलनी है। और मुझे अच्छा लगता है जब मोदी सिस्टम बदलने की कोशिश करते हैं। भाव बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अगर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है तो ये अदालतें अनिल देशमुख को, नवाब मलिक को जेल क्यों भेज रही हैं? वो तो पहली सुनवाई पर जो भी डॉक्यूमेंट ईडी ने वहां पर अदालत के सामने प्रस्तुत किए हैं, पहली ही हियरिंग में उनको जेल भेजने के बजाय घर भेज सकती है अदालत। जब अदालतें हैं और अदालतें ये कह रही हैं कि प्रथम दृष्टया ये सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम से इनका लिंक दिखाई दे रहा है, उनकी बहन से इन्होंने गोवा वाला कंपाउंड में 3 एकड़ जमीन खरीदी है, वो भी कौड़ियों के भाव खरीदी है। अनिल देशमुख के लिंक मिल गए हैं सारे, कैसे इन्होंने काले धन को सफेद किए। और नागपुर की जो इनकी साई संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, उसमें वो पैसा जमा हुआ है इधर उधर घूम घाम करके, यानी काले का सफेद बनाया है इन्होंने। और बाकी लिंक भी पता लग गए हैं। तो ये आरोप लगा देना कि साहब बदले की भावना से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, और वो भी ऐसा प्रवक्ता बार बार ये आरोप लगा रहा है जो खुद कटघरे में है, जिसकी खुद की संपत्तियां भी सीज की गई हैं, जिसकी बेटियों के कारोबार पर भी, बेटियों की के कारोबार वाली कंपनी के साझेदार पर भी ऑलरेडी छापे पड़ चुके हैं। नहीं, वो तो होता है। देखिए, आपको जब करप्शन करना है तो जो आएगा उसको उसमें हिस्सा दे दो। आज हम जिसको करप्शन बोलते हैं ना, तो वो करप्शन ऐसा है कि हर एक को उसमें हिस्सा दिया हुआ है। पूरी की पूरी सिस्टम करप्ट कर दिए। खुद हम देखेंगे 40 साल पहले, कम से कम मेरा ख्याल है 30 साल पहले, राजीव गांधी बोलते थे। राजीव गांधी ने क्या कहा था? 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपए पहुंचता है। ये 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले की बात है। अब मुझे बोलिए कि 2 करोड़ रुपया यशवंत यादव के घर में कैश मिला है, तो इसमें चर्चा करेंगे, उस पर फॉरेंसिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि रूलिंग सिस्टम, जस्ट जुडिशियरी की जो सिस्टम है वो इतनी दुबली करके रख दी है कि जिसमें बड़ी मछलियां फंसना बहुत मुश्किल होता है। आपने लालू का जिक्र किया। लालू का मामला कब से कहां का है और कब का है? बिल्कुल 96 में, यानी 26 साल पहले देवे गौड़ा चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त ये चारा मामला आया था। वो सही। कोर्ट में 17, 18 साल, 20 साल चलते रहा। फिर आखिर में उस पर ये हो गया, मुहर लग गई और लालू है। 18 साल चलने की क्या जरूरत है? इसका कारण एक है कि इतने 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 मामले दर्ज करो कि कोर्ट को टाइम ही नहीं बचे। कोर्ट के पास कोई प्रेफरेंस है कि भाई ये मामले देखो? हम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में कैजुअलिटी होती है, इमरजेंसी होती है, एक बिल्कुल बहुत सीरियस कोई पेशेंट आता है, सब छोड़ छाड़ कर डॉक्टर उसको अटेंड करते। क्यों नहीं हमारी कोर्ट सिस्टम
ऐसे मामले इमीडिएटली ले लेते। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने एक आह्वान किया था जुडिशियरी को, भाई जी, पॉलिटिकल करप्शन के मामले सबसे ज्यादा और जल्दी आप निपटा लो। कोर्ट ने माना। ये देखो, एक पॉलिटिशियन बोल रहा था, नरेंद्र मोदी नाम का, कि कोर्ट जुडिशरी अपनी एक सिस्टम बनाए और जिसमें जो जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व करप्शन के मामले है, जुल्म के मामले, गुनाह के मामले, क्राइम के मामले, पॉलिटिशियंस के, उसको जल्दी से निपटाने के लिए कोई सिस्टम जुडिशरी भी न बनाए। ये बोलने वाला एक पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो क्यों नहीं जुडिशरी ने किया? क्यों नहीं? तो इसमें आपको पता चलेगा कि हम सब करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सबका उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। और हम सब मानते हैं कि ये सबसे निपटारा एक नरेंद्र मोदी ने उससे निपटना चाहिए। हमारे यहाँ मराठी में बोला जाता है कि हम सबको भगत सिंह चाहिए, शिवाजी महाराज चाहिए, सुभाष चंद्र बोस चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। शहीद जो होने वाला है वो पड़ोसी के घर में जन्मे, हमारे घर में नहीं जन्मे। तो हमारी जो ये सोच है ये बदलनी पड़ेगी। भाव जवाहरलाल नेहरू के समय जीप घोटाला, उसके बाद तो तमाम घोटालों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। कम से कम 126 घोटालों की लिस्ट तो मेरे पास है। और हर्षद मेहता भी बीच में आए, बहुत सारे 2G, कॉमनवेल्थ घोटाला, अगर हम मुंबई की बात करें आदर्श सोसाइटी घोटाला, ऐसे अलग अलग राज्यों में बेहिसाब घोटाले हैं। इन चीजों को नियंत्रित करने की इच्छा शक्ति वाला पॉलिटिशियन इस देश को अब तक मिला क्यों नहीं? और अगर अब थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है कि स्वतंत्रता दी गई है एजेंसियों को कि आप जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो बड़ा ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है, रिजर्व बैंक की पकड़ में आ रहा है, बैंकों की पकड़ में आ रहा है, कैश की बरामदगियां हो रही हैं, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के पीछे सब हाथ धो करके पड़ गए हैं कि इसे हटाओ, इसे हटाओ, 2024 में इसको हटाओ किसी तरीके से। ये जो सिस्टम को क्लीन करने की एक मुहिम है, ये अंजाम तक पहुंच पाएगी या उससे पहले ही दम तोड़ देगी? नहीं, देखो, हर हर समय में कुछ तो बदलाव आ जाता है। इससे ये एक पायदान होगा। मोदी इस ये बदल जो हो रहे हैं उसके, मोदी जी के समय जो है वो उसकी एक स्टेप हो सकती है, मैं मानता हूँ। पूरा का पूरा करप्ट कभी नहीं होता। देखो, बाल हम कितने भी काटे वो भुगते रहते, नाखून हम कितने भी काटे वो तो बढ़ते रहते, और लेकिन हम उसको पूरा निकाल नहीं सकते कि वो सब पार्ट ऑफ अ सिस्टम। हमारे शरीर में नाखून होते, बाल होते, हम काटते रहते, फिर भी बढ़ते रहते, लेकिन उनको निकाल कर फेंक भी नहीं सकते। तो जैसे कि इंसान है, मैं और एक बात आपको बोल दूं, जी, जी। जब गरीबों के न्याय के लिए अमीर लड़ने लगते हैं तो गरीब और गरीब हो जाता है और अमीर हो जाता है। हमको ये देखना जरूरी है कि गरीब के लिए गरीब ही लड़े, क्योंकि गरीबों के लिए लड़ना एक धंधा बन गया है। एनजीओ का मतलब क्या है? पिछले 10-20 साल में हमने देखा कि एनजीओ एक बड़ा बिजनेस बन गया है। आपको याद होगा, वो गुजरात की गुलमर्ग सोसाइटी, उसका रिहेबिलिटेशन करने के लिए करोड़ों रुपए तीस्ता सेटलमेंट ने इकट्ठा किए, और वही जहाँ के रहवासी थे, वो रहवासियों ने उसके खिलाफ केस दर्ज किए, लेकिन वो आगे नहीं जा रही है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? ये हम एक फैशन बन गई है कि हर बात के लिए पॉलिटिशियन जो है, राजनेता है, उनको जिम्मेदार करे। मुझे बोलिए कि राम जन्मभूमि का मामला उठा, उसके बाद जब कम से कम 30 साल, 25-30 साल बाद जो डिसीजन आया, वो किस आधार पर आया? जो 30 साल पहले जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसी पर आया। कोई नए नए सबूत सामने नहीं आए।
तो 30 साल पहले ये निर्णय क्यों नहीं आया? तो बिल्कुल। हमको पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम बदलनी पड़ेगी, जो ब्रिटिशों के जमाने से चलती आई है। और ये कानून सिस्टम जो है, उसका कानून के जो एक ढांचा है, वो भी बदलना पड़ेगा। कि उन्होंने बना रखा है, हम तो उस पर ही चल रहे, यानी गोरे साहब चले गए, काले साहब कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमने अपने लिए, अपने समाज से चलने वाला कोई कानून बनाया है, नहीं बनाया, उसी मोल्ड से बना रहे। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ हमारे यहाँ गणपति बहुत जोर शोर से चलता है। तो जी, जी। उस गणपति में इतने गणपति बनाते तो उसका एक मोल्ड होता है, उसमें मिट्टी डाल देते हैं और निकाल देते हैं, सूखा, उसको कलर किया। तो हर मूर्ति कोई मूर्तिकार नहीं बनाता, वो उस मोल्ड से आती है। उसी ढंग का एक कानून का मोल्ड जो ब्रिटिशों ने बनाकर रखा है, बस उसी ढंग से हमारे कानून बन रहे। और कानून इसी ढंग से बनाए जाते हैं कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल तकलीफदेह होगा। यानी करप्शन रोकने के लिए जो कानून बनेगा, उससे करप्शन बढ़ेगा। तो ये हमें समझना चाहिए, इसलिए वो कानून का मोल्ड बदलना पड़ेगा, जुडिशियरी और न्यायदान की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। अब जब बोला जाता है कि हाँ, नवाब मलिक तो प्राइमा फेसी तो दिखाई देता है दाऊद का इंसान है, फिर उस पर और चर्चा क्या करने वाले हो? लेकिन चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, चर्चा। देखो, सच वहां, सच जहां बीमार हो जाता है, वहां से बयानबाजी शुरू होती है, जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और कोर्ट में तो आर्ग्यूमेंट चलता है। सही। इसका मतलब क्या है? जो सच है वो बताने की जरूरत नहीं होती। लता मंगेशकर की आवाज बहुत बढ़िया है, ये सुनाने की, उस पर लिखने की जरूरत नहीं होती, सुनाने से पता चलता है। सूरज उगता है, रोशनी होती है, तो हमें पता चलता है सूरज उगा है, उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। लेकिन लेकिन हमारी जुडिशियरी ऐसे, हमारे कानून ऐसे कि सूरज उगा है तो भैया कहां से उड़ा है उसका सबूत लाओ। दिन के प्रकाश में हम क्या बोलते हैं उसको, मामला चला रहे और पूछते कि भैया कहाँ है। मुझे एक बढ़िया फिलाडेल्फिया नाम का अंग्रेजी फिल्म है, बढ़िया फिल्म है, आप देखिए कभी, यूट्यूब जी, पर जी। भी मिलेगी। उसमें एक कोर्ट का सीन है, तो वो जज बोलते हैं कि इस कोर्ट में कोई जात, पंथ, जन्म, धर्म, ये वो लिंग, इस पर भेदभाव नहीं होता, ऐसा जज बोलता है। तो वो जो एक कृष्णवर्णीय वकील है, वो तालियां बजाता है ऐसा, और कैमरा है वो पूरा कोर्ट को घुमाकर कोर्ट दिखाता है, और उसकी तालियां बजती है, और फिर कैमरा उस वकील पर आता है। डेंजिल वॉशिंगटन एक्टर है, उसने वो भूमिका की है, किरदार किया है। जी, तो जी। वो बाद में कैमरा उस पर आता है तो बोलता है, जज महोदय, न्यायाधीश महोदय, आप बिल्कुल सच बोल रहे, लेकिन ये भेदभाव ये चार दीवारी के बाहर होता है, और इसी के लिए हमें यहां आना पड़ता है। तो यहाँ की बात मत करो, बाहर चल रहा है उसकी बात करो। समझे आप? समझा? ये समझ नहीं तो फिल्म है, वो फिल्म मैंने बार बार देखी है, बढ़िया फिल्म है। लेकिन ये सीन मेरे दिमाग में बैठ गया कि कितनी बढ़िया बात एक एक वाक्य में, सेंटेंस में उसने बताई है कि इस चार दीवारी में न्याय है, लेकिन हमें चार दीवारी के बाहर जो होता है, इसके लिए यहाँ आना पड़ता है। तो यहाँ के न्याय की बात मत करो, वहां के न्याय की बात करो। बहुत सही बात कही है। भाऊ, बड़ा आसान है ये कह देना कि चूंकि बीएमसी के चुनाव हैं, नगर महापालिकाओं के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, इसलिए सरकार को बदनाम करने, सरकार को अस्थिर करने के लिए ये एजेंसियां पीछे लगा दी गई हैं। इनमें दम हो ना हो, पब्लिक तो सब जानती है। पब्लिक इतनी मूर्ख है नहीं कि आपके भ्रष्टाचार की परतें
लगातार खुल रही हैं और वो चीज़ें अदालत के सामने एग्जिस्ट कर रही हैं, ठहर रही हैं। अदालत में बैठे हुए न्यायाधीश उससे मुतमईन हो रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, संतुष्ट दिख रहे हैं। इसके बावजूद ये आरोप लगा देना कि सामने चूँकि चुनाव हैं, इसलिए शिवसेना को, एनसीपी को या महाविकास आघाड़ी को ये नुकसान पहुँचाने की चेष्टा हो रही है, ये कहना बचकाना है या शरारती एक और कोशिश है। तो झूठ बोलते क्या होता है, देखो झूठ बोलते रहो, उनको भी मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है तो दिखाने दो। लोग भी समझ चुके हैं कि मीडिया की अकल गिरवी पड़ी है, वरना कोई भी उनसे पूछता कि बात ठीक है, वो सब अगर उसमें कुछ दम है नहीं तो कोर्ट क्यों उनको जमानत नहीं देती, और आप जिनको पकड़ते उसको कोर्ट जमानत दे रही है, तो क्या कोर्ट भी बीजेपी चला रही है? ये क्यों नहीं पूछा जाता? कोई नहीं पूछता। इसका मतलब मीडिया गिरवी पड़ी है, और मीडिया में वो जो झूठ बोला जाता है, जो झूठ दिखाया जाता है, लोग तो उनको देखना बंद कर चुके हैं। पूरा का पूरा मीडिया नंगा हो चुका है। तो इसलिए आप देखो ये चुनाव आगे 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 लेके जा रहे हैं। ओबीसी का मामला हो, मराठा आरक्षण का मामला हो, वो कोई ना कोई कारण निकालते और चुनाव टाल रहे। अब कोर्ट ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, कारपोरेशन का चुनाव तो लेना पड़ेगा, तो अब बोलते कि बारिश शुरू होने वाली है। तो उनको भी मालूम है ये झूठ बोलते हैं, और जब तक चलाएगा चल सकता है वो चला रहे। उनको भी मालूम है वो झूठ बोल रहे, क्योंकि कोर्ट हो या कानून हो, बाकी सब हो, लोग बहुत सयाने होते हैं और लोग दिखा देते हैं। यही तो नाटक में बार बार बोल रहा हूं। कहां है वो नवजोत सिंह सिद्धू जो 10 मार्च तक जोर शोर से बोलते थे, मीडिया जोर शोर से दिखाता था? आज कहां है वो? कहां है प्रियंका गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलती थी 10 मार्च तक, आज कहां है? तो वैसी बात, यहाँ के चुनाव होने दो, तब तक तो संजय राउत दिखाए जाएंगे, शरद पवार दिखाए जाएंगे। जब वोटिंग होगी, गिनती होगी, उसके बाद ये कहां दिखाई देते देखेंगे। उसके पहले आपको याद होगा 2018 से 19 तक जोर शोर से हाथ ऊपर उठाए हुए शरद यादव हम देखते थे, कहां है वो आज? चंद्राबाबू नायडू हाथ उठाए हुए हम देखते थे। सीताराम येचुरी रोज रोज दिखाई देते थे, कहां है वो आज? तो आज ये संजय राउत दिखाई देते, कोई बात नहीं, उनका समय है, उनका समय है। जब कभी चुनाव होगा उसके बाद लोग दिखा देंगे कि हम सच किसको मानते हैं। अरे आपको याद होना चाहिए, जब स्टार टीवी से निकलकर एनडीटीवी कंपनी अलग हुई और इन्होंने जी। अंग्रेजी एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया चैनल शुरू किया था, तब एक ऐड किया था, आपको याद होगा, इसलिए सच बताते हैं हम। एक कविता जाहिरात के तौर पर, एडवर्टाइज के तौर पर, ये होगा वो होगा इसलिए सच बताते हैं हम। ये सच बताते हुए शुरू हुआ नेटवर्क एनडीटीवी आज कहां है? लोगों ने बता दिया कि हमको सच समझता है, आपने हमको समझाने की जरूरत नहीं है। वही बात पॉलिटिशियंस की होती है। तो महाराष्ट्र के जो राजकीय नेता और पार्टी है, उनको भी जनता बता देगी सच क्या है। जनता बोलती नहीं, समय आने का इंतजार करती है। जनता का, वोटर का समझ आएगा, समय आएगा तब दिखा देगी। भाव लोगों के दिमाग में एक ही बात है, 2 मंत्री ऑलरेडी जेल में हैं, तीसरे मंत्री पर तलवार लटक चुकी है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी इंट्रो में जिसका जिक्र किया था मैंने, अविनाश भोसले, एक बहुत बड़ा बिल्डर जिसकी वेल्थ ही 4,000 करोड़ से ज़्यादा की है, उसकी गिरफ्तारी हो गई। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया है। येस बैंक घोटाले में बड़े ट्रांजैक्शन इनकी तरफ से भी हुए हैं, इधर से उधर मामला हुआ है, और वो कहां कहां तक पहुंचा होगा ये तो हम सिर्फ सोच सकते हैं।
अगर संजय राउत की पत्नी के नाम 50-55 लाख या 65 लाख रुपया कहीं से आते हैं और वो जमा हो जाते हैं रिस्क फ्री, और जब ईडी जवाब तलबी करनी शुरू करती है तब जाकर के वो वापस भेजा जाता है, वरना वापस भेजने की भी कोई ना नियत थी और ना ही उनकी तरफ से जिन्होंने दिया था उन्होंने कभी मांगा होगा इनसे। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन बहुत सारे हुए होंगे जो पकड़ में आ रहे हैं। अगर ये सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो लोगों के दिमाग में ये है कि वो जो बड़े मछले हैं जिनके लिए ये काम करते रहे हैं वो कभी अंदर जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। देखो, देर है अंधेर नहीं है। और आपको एक मालूम होना चाहिए कि मोदी और शाह इस ढंग के इंसान है, वो अडवाणी वाजपेयी नहीं है। वो काम करते हैं, बात नहीं करते। वाजपेयी अडवाणी के जमाने में मंदिर, मस्जिद, जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक, 370 बोला जाता था। इन्होंने पिछले 8 साल में इसमें से एक भी बात नहीं की। पूरा कर दिखाया, पूरा कर दिखाया। तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि क्या इनको पकड़ा जाएगा, जरूर जाएगा। शायद ये पकड़ा जाने का डर था, इसलिए ही तोड़ मरोड़ कर महाराष्ट्र में ये सरकार बनाई गई है कि आज की मौत कल के दिन पर ढकली जाए। इस ढंग से काम हुआ है। जिस दिन ये सरकार गई तो ये सब मामले आते रहेंगे और पकड़े जाएंगे। ये छूटने वाले तो है नहीं। और पवार साहब जिस ढंग से एक्टिव हुए, आज अभी भी मैं टीवी पर देख रहा हूं, ये पुणे में जहां महात्मा फुले ने पहला स्कूल लड़कियों का शुरू किया था, वहां गए आज। आप 60 साल से राजनीति में हो और महात्मा फुले की उस वो जो इमारत है उस पर आज जा रहे हो, क्यों भैया? हर दिन आप देखते होंगे कि शरद पवार आजकल सुर्खियों में रहना चाहते हैं इस उम्र में। क्यों? कि दूसरे बात की चर्चा ही ना हो, अविनाश भोसले पर चर्चा ना हो, इसलिए पवार साहब महात्मा फुले की उस स्कूल को भेंट देने जाते। समझे आप? कि चर्चा अविनाश भोसले पर ना हो, चर्चा अनिल परब पर ना हो। तो चलता है, होता है। केतकी चित्तले गिरफ्तार होती हैं तो ब्राह्मणों के प्रतिनिधि को बुला लेते हैं शरद पवार, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उस लड़की ने ये आरोप लगाया था कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर उसको पेसिफाई करने के लिए ब्राह्मणों के प्रतिनिधियों को इनको बुलाना पड़ा। अजीब खेल चल रहा है इस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। ये जो है वो समझ नहीं रहे। देखो क्या होता है, जो फंस जाता है, हम जब पिंजरे में शेर पकड़ा जाता है, लोमड़ी पकड़ी जाती है, तो वो जोर शोर से अंदर ही अंदर ये कर देती है। तो संजय राउत हो, पवार साहब हो या उनके सब चेले चपाटे हो, वो जिस ढंग से चिल्ला रहे, कल्ला कर रहे, तो आपको वो पिंजड़े में फंसा हुआ शेर दिखाई नहीं देता? वो ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तो यही हो रहा है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, ओसीएन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।